जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। किससे बाबू? तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कि आखिर रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है। यह क्या देता है बाबू? यह अभिकारकों के एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह यानी रासायनिक समीकरण यह बताता है, रासायनिक समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है बाबू, तो रासायनिक समीकरण हमें क्या जानकारी दे रहा है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। ये दो पॉइंट आपने समझ गया। तीसरा पॉइंट, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। ठीक है बाबू। चौथा पॉइंट, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है। इसके बाद यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। कौन? रासायनिक समीकरण। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है, तो देखिए बाबू नीचे है, देखिए किसी भी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें लाभ क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी अभिक्रिया को जो हम लिखेंगे तो समीकरण के रूप में लिखना हमें आसान होता है। किसी भी अभिक्रिया को हम लोग लिखेंगे तो समीकरण के रूप में लिखना आसान होगा। ठीक है बाबू, तो फिर से समझिए, किसी भी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। ठीक है बाबू, किसी भी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इसके बाद इससे समय की बचत होती है। रासायनिक समीकरण से क्या होता है? समय की बचत होती है। इसके बाद इससे कागज़ की बचत होती है, ताकि कागज़ पर क्या होता है, कम जगह में ये समीकरण सेट हो जाता है। इसके बाद पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। इसके बाद देखिए इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। ठीक है बाबू, तो ये था हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली कुछ सूचनाएं और रासायनिक समीकरण के उपयोग से कुछ लाभ। ठीक है, तो आपने ये सभी पॉइंट समझ लिए होंगे बाबू। एक काम करते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। पहला पॉइंट, भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस, ठीक है, ठोस द्रव गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। देखिए रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तीसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। देखिए रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। ठीक है बाबू। चौथा पॉइंट, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। पांचवा पॉइंट, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि कौन सी अभिक्रिया विस्फोट के साथ हुई है।
ठीक है बाबू। छठा पॉइंट देखिए, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफलों की कितनी मात्राएं का निर्माण हुआ है। तो रासायनिक समीकरण ये जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में कितनी मात्राएं खर्च हुई है और कितनी मात्राएं का निर्माण हुआ है। ठीक है बाबू, यही है समीकरण। यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों के वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफलों की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई है और प्रतिफलों की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। तो ये थे बाबू हमारे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, इस वीडियो का आज हम यहीं रोक देते हैं। आगे हम लोग इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है बाबू, इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।